Good morning, students. This is the third part of chapter number 3 in chemistry, which is metals and non-metals. Today's session we will discuss about the occurrence of attraction of metals. Okay. In previous section we have already discussed about metals and non-metals, properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, and bonding also. Okay, so this is the last part of this chapter, so start the session. Sources of metal. First we know about occurrence and extraction of metal. तो हम बात करते हैं अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन, दोनों की बात करते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम अकरेंस की बात करते हैं. अकरेंस यानी कि मेटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ metals? Metals occur in Earth's crust and in seawater in the form of ores. Earth's crust is the major source of metal. Seawater contains many salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. बेसिकली अगर हम लोग मेटल्स के सोर्सेज की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेटल. जितने भी मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं. कुछ मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के कुछ और भी फॉर्म्स हैं जो कि सी वाटर में सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो उनसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इन सभी को हम कहते हैं ओर. तो मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं या सी वाटर में पाए जाते हैं उन्हें हम ओर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनीथिंग विच आर फाउंड इन द नेचर इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली सारी चीज़ें मिनरल्स कहलाती हैं. इधर वो मिनरल ऑयल भी हो सकता है और मिनरल्स मेटल्स में भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि मिनरल्स और ओर में. तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं. तो हमने बताया कि जो कुछ भी एवरीथिंग विच आर फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल. जो भी अर्थ क्रस्ट से हमें प्राप्त होता है सब कुछ मिनरल है. बट what is ore? The minerals from which a metal can be profitably extracted are called ores. यानी ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स आसानी से, इजीली और प्रॉफिटेबली, मतलब जिसमें हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ऐसे मिनरल्स को हम ओर कहते हैं. सारे मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं ईजिली. कुछ ही मिनरल्स होते हैं जिन्हें से हम मेटल्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबली भी होता है. दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स. सो वी कैन से दैट all the ores are mineral but all the minerals are not ore. जितने भी ओर होते हैं सभी मिनरल होते हैं बट सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं. ओके, गॉट इट. Metals found at the bottom of reactivity series are least reactive and they are often found in nature in free state such as gold, silver, copper, etc. Copper and silver are also found in the form of sulfide and oxide ore. Generally reactivity series में जो मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं या फिर जिन्हें हम नेटिव मेटल्स कहते हैं, नोबल मेटल्स कहते हैं, वो जनरली फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं नेचर में. बट इसमें कॉपर सिल्वर जो है, कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और ओर के फॉर्म में भी पाए जाते हैं. ये सल्फाइड ओर सल्फर के साथ प्रेजेंट होते हैं और ऑक्साइड ओर यानी ऑक्सीजन के साथ भी प्रेजेंट होते हैं. मेटल्स फाउंड इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज जिंक, iron, lead, etc. are usually found in the form of oxides, sulfides or carbonates.
जो मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मिडिल में प्रेजेंट हैं, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये सब ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। मेटल्स फाउंड एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट एज दे आर वेरी रिएक्टिव। एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। जनरली जितने भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी ऊपर होते हैं, यानी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है, वो कभी भी फ्री स्टेट में पाए ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं आपके? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। Many metals are found in the form of oxide because oxygen is abundant in the nature and is very reactive। ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स के जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल सरफेस पर अगर सबसे अधिक गैस पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो सबसे अधिक रिएक्टिव भी होती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो एटमॉस्फियर में एक्सेस क्वांटिटी में पाई जाती है, 78% अप्रॉक्स, बट अर्थ पर, अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक ऑक्सीजन गैस ही पाई जाती है। हियर इज द सम ओर्स ऑफ सर्टेन मेटल्स which are important for your examination. Let's see some ores and their chemical formula. मेटल कैल्शियम है, उसके कई सारे ओर्स पाए जाते हैं, जैसे डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, एस्बेस्टस। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रोंटियम है, कॉपर है। कॉपर इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यूप्राइट, Cu2O, कापर ग्लांस, Cu2S, कापर पायराइट, CuFeS2। सिल्वर है, गोल्ड है, बेरियम है, जिंक है। तो इन सभी के आप एक एक दो एटलीस्ट दो लर्न करेंगे, इनके ओर्स और उनके फार्मूले। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, यहाँ भी मरकरी, टीन, लेड, एंटीमनी, कैडमियम, बिस्मथ, आयरन, इसमें जिनके एक एक हैं, जैसे मरकरी, टीन, लेड, इनके एक ही एक लर्न करना है। जिनके अधिक पाए जाते हैं और उनके कम से कम 2 लर्न करना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अभी तक हमने जाना सोर्सेज ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, बट अब हम जानेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी ओर से मेटल्स को अलग कैसे किया जाता है। दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटल्स को उनके ओर से अलग करना जो प्रोसेस होता है उसे हम मेटलर्जी कहते हैं। ओके, हियर इज़ द फ्लो चार्ट। यहाँ एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह की रिएक्टिविटी के मेटल्स के लिए कौन कौन से प्रोसीजर हमें यूज करने होते हैं। तो ऊपर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर सभी मेटल्स के लिए सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, वो हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, चाहे लो रिएक्टिविटी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। बट मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन ओर कराते हैं और प्योर मेटल मिल जाता है। मीडियम रिएक्टिविटी में देखिए तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन कराया जाता है और सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग कराया जाता है, और फिर उन दोनों का ही जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्साइड ऑफ मेटल होता है, फिर उसका रिडक्शन ऑफ मेटल, देन प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल होता है। और जो आपके लो रिएक्टिविटी के हैं उनमें सल्फाइड ओर होते हैं, रोस्टिंग कराया जाता है और मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल होता है, फिर उसे रिफाइन करते हैं तो फाइन हमें प्योर मेटल मिलता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, यानी कैसे किस किस तरीके से हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर ओर्स। तो मेटलर्जी के कौन कौन से प्रोसेस हैं, लेट्स सी। द मेटलर्जिकल प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग। फर्स्ट,
क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो देखिए जो भी ओर्स होते हैं वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिग स्टोन्स, स्टोन के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन्हें क्रश या फिर ग्राइंड करना होता है। द फर्स्ट प्रोसेस इन मेटलर्जी इज क्रशिंग ऑफ ओर्स इनटू अ फाइन पाउडर इन अ क्रशर और बाल मिल। दिस प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन। ठीक है, तो सबसे बड़े जो स्टोन बड़े बड़े पत्थरों के रूप में ओर होते हैं उन्हें क्रशिंग मशीन में डाल करके या क्रशर मशीन जो होता है उसमें डाल करके पहले उन्हें पाउडर की तरह पीस लिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्वराइजेशन। ओके, सेकेंड इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ओर इज नोन एज concentration of minerals or ore dressing. In metallurgy we concentrate the ore mainly by the following methods. ठीक है, यानी जो इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ये कुछ सर्टेन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिटिक मेथड। इन दिस मेथड वी पोर द ओर ओवर अ स्लोपिंग vibrating corrugated table with grooves. A jet of water is allowed to flow over the surface. The denser ore particles settle in the grooves and the impurities are washed away by water. इसे हाइड्रोलिक वाशिंग भी हम बोलते हैं, यानी कि एक जेट ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ही वाटर का ऐसा फ्लो होता है, काफ़ी तेज़ फ्लो होता है, जब हम ओर के ऊपर उसे गिराते हैं एक स्लोपिंग टेबल पर रखकर, तो जो ओर होता है उसमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हैवी होता है, तो वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स, सॉयल एंड सम ग्रेवल्स, स्टोन्स, वो सारे जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सैंड वगैरह इस वाटर से, वो इस वाटर के फ्लो से रिमूव हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर हाइड्रोलिटिक मेथड। ओके, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, तो इस तरह से क्रश्ड ओर है, ऊपर से गिराया जाता है और वाटर का बहुत फ्लो होता है, तो कोरुगेटेड बोर्ड्स के साथ ये रुक जाते हैं और बाकी जो इम्प्योरिटी होता है वो गैंग के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। इम्प्योरिटीज़ विच आर सेपरेटेड बाई ओर आर कॉल्ड गैंग। यहाँ पे गैंग नाम दिया गया है इन इम्प्योरिटीज़ को ही। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ही पता चल गया होगा आपको, मैग्नेट है तो मैग्नेट किसे अट्रैक्ट करता है? ओनली आयरन, कोबाल्ट एंड निकिल। तो कोबाल्ट, निकिल और आयरन के ओर को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किया जाता है। In this case, the crushed ore is placed on a conveyor belt. This belt rotates around two wheels in which one of the wheels is magnetic, and therefore the magnetic particles get attracted to the magnetic wheel and fall apart from the non-magnetic particles. Let's see with image. तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ एक मैग्नेटिक रोलर है। इस मैग्नेटिक रोलर पर जब फाइनली ग्राइंड ओर जो होता है, बारीक पिसा हुआ जो ओर होता है, उसको रखा जाता है और ये जब रोलर रोटेट करता है तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स उससे दूर हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, और ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर कोबाल्ट, निकिल एंड आयरन ओर, नॉट फॉर एवरी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट froth flotation method. In this process, we take the crushed ore in a large tank which contains oil, pine oil, ठीक है, and water. A current of compressed air is passed through it. The ore gets wet by oil and is separated from the impurities in the form of froth. Ore is lighter and so it comes on the surface and impurities are left behind. तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है
सल्फाइड ओर्स के लिए, क्योंकि सल्फाइड ओर जो होते हैं वो जल्दी रिमूव नहीं होते, क्योंकि सल्फ़र जो होता है वाटर सल्यूबल नहीं होता है। जितने भी सल्फाइड ओर होंगे उनके लिए हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि एक बड़े से टैंक में वाटर और पाइन ऑयल, चीड़ का तेल होता है, उसे रखा जाता है और साथ ही साथ इसमें एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पोटेशियम एथिल जैंथेट, भी मिक्स कर दिया जाता है। और जब हम इसे सल्फाइड और इसमें रखते हैं और तेज़ी से कंप्रेस्ड एयर फ्लो कराते हैं तो जो ओर होता है वो उस पाइन ऑयल और पोटेशियम एथिल जैंथेट के साथ मिल कर के फ्रॉथ का फॉर्मेशन कर लेता है और जो भी उसमें डस्ट, सॉयल वगैरह होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर के वाटर के बॉटम पर, उस सरफेस जो टैंक का बॉटम होता है वहाँ जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं और उन्हें ही हम गैंग कहते हैं। तो जो ऊपर फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता है, जो झाग बनता है, उसे हम अलग कर लेते हैं और उसी में आपका मेटल प्रेजेंट होता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ओनली सल्फाइड ओर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। तो कंसंट्रेशन करने के बाद मेटल्स को क्रूड मेटल, कच्चे धातु में, कच्चे मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम जानेंगे। कन्वर्जन ऑफ मेटल्स ओर्स इनटू ऑक्साइड्स, इट इज़ ईजी। पहला इसमें स्टेप आता है कि जो भी मेटल ओर हैं उनको कन्वर्ट किया जाए ऑक्साइड में। इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल्स को रिमूव करना काफ़ी ईजी होता है। So ore found in the form of sulfide and carbonates are first converted to their oxide by the process of roasting and calcination. Oxides of metals so obtained are converted into metals by the process of reduction. तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव करना काफ़ी इजी होता है। तो पहले हम कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है आगे हम इसको देखेंगे। और जब ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होगा तो फिर हम रिडक्शन करा करके ऑक्सीजन को रिमूव करा लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमारे पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और मेटल, प्योर मेटल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट, रोस्टिंग। हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स, रोस्टिंग इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर। ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेशन के बाद रोस्टिंग कराया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज नोन एज रोस्टिंग। यानी सल्फाइड ओर्स को हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है गैसियस फॉर्म में होता है, रिमूव हो जाता है और आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। जैसे यहाँ ZnS है, इसका ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो ZnO प्लस SO2 बनता है और SO2 जो होता है गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो सल्फाइड ओर के लिए यूज करेंगे रोस्टिंग। कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। तो आप यहाँ समझ सकते होंगे कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, CC दोनों CC से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों आपस में रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि किसके लिए रोस्टिंग होगा, किसके लिए कैल्सिनेशन होगा, तो आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं कार्बोनेट कैल्सिनेशन, बाकी जो बचा सल्फर रोस्टिंग हो जाएगा। हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन। ठीक है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर भी होता है, नेग्लिजिबल होता है एयर का प्रेजेंस, उसमें हीट किया जाता है कार्बोनेट ओर को, तो ये मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिमूव हो जाता है और मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाता है।
अब मेटल ऑक्साइड जब हमें मिलता है तो नेक्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन, ऑक्सीजन को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स टू टर्न देम इनटू मेटल इज नोन एज रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना का जो प्रोसेस होता है वो रिडक्शन कहलाता है। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिविटी वालों की। मरकरी एंड कापर विच बिलोंग टू द लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज आर ऑफन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड ओर्स, सिन्नाबार HgS मरकरी का होता है, और इज द ओर ऑफ मरकरी, कापर ग्लांस U2S इज द ओर ऑफ कॉपर। तो इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे आप देखिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी मेटल, सिन्नाबार इज फर्स्ट हीटेड इन एयर, एयर में हीट करेंगे। दिस टर्न्स HgS, यानी एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका हम रोस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो कन्वर्ट हो गया आपका ऑक्साइड में। मरकरी ऑक्साइड सो ऑब्टेन इज अगेन हीटेड स्ट्रांगली, दिस रिड्यूसेस मरकरी ऑक्साइड टू मरकरी मेटल। जो हमें मेटल ऑक्साइड यहाँ मरकरी ऑक्साइड जो मिलता है उसे हम अगेन हीट करते हैं, तो केवल हीट करने से ही ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। रिडक्शन करने के कई सारे प्रोसेस हैं, वन बाय वन हम सबको देखेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं कि जिनको केवल हीट करने पर ही ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ऐसा होता है मरकरी के साथ। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल देखिए, तो कॉपर ग्लांस इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग टर्न्स कॉपर ग्लांस इनटू कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ग्लांस से ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड इज देन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हम इसे कॉपर ऑक्साइड को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। दिस रिड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर मेटल। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं देखिए। पहले में केवल ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर ही कॉपर ऑक्साइड मिलता है, और उसे जब हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में कॉपर मेटल मिलता है। या फिर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर सल्फाइड, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, कॉपर ऑक्साइड जो है वो दूसरा है, कॉपर सल्फाइड जो है पहला। सबसे नीचे वाली लाइन में आप देखिए तो वहाँ पर कॉपर रिड्यूस हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड ही रिमूव हो जाता है और कॉपर मेटल हमें मिल जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मिडिल में आपके आयरन जिंक लेड हैं, आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और सल्फाइड, ये भी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स आर मेटल आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। तो इनके लिए भी अगर कार्बोनेट रहा तो कैल्सिनेशन कराएंगे, और सल्फाइड रहा तो रोस्टिंग कराते हैं और इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इन्हें हम रिड्यूस करेंगे कैसे, तो देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक है, तो जिंक ब्लेंड ZnS होता है, या फिर कैलामाइन है ZnCO3 है कार्बोनेट। तो इन्हें हम पहले रोस्ट या फिर कैल्सिनेशन कराएंगे, देन आफ्टर हम इसको ऑक्साइड से रिमूव कराते हैं। यहाँ देखिए ZnS को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया गया तो ZnO में कन्वर्ट हो गया, और ZnCO3 को एब्सेंस ऑफ हीट एयर में हीट किया गया तब भी ZnO में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिंक ऑक्साइड को हम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, केवल इसे हीट करने पर ऑक्सीजन नहीं रिमूव होता है, तो यहाँ हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होता है जो कि होता है आपका कार्बन। जिंक ऑक्साइड सो ऑब्टेन्ड इज रिड्यूस्ड टू जिंक मेटल बाय हीटिंग विथ कार्बन। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और जिंक मेटल हमें मिल जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट देखिए, तो यहाँ भी हेमेटाइट है, Fe2O3 का फॉर्मेशन जब हो जाता है उसे हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तब भी मेटल Fe हमें मिलता है। तो कार्बन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल्यूमिनियम एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आल्सो। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ भी कराया जाता है।
मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी यहाँ एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, टू बी रिड्यूस टू मेटल। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, मैग्नीज डाई ऑक्साइड देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, इन दोनों को ही एल्यूमिनियम भी उनके रिस्पेक्टिव मेटल्स में रिड्यूस करता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, कॉपर इज गुड reducing agent, but aluminium is also a good reducing agent. It is used for moderate reactive metals. थर्माइट रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, तो आप इसे लर्न रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विथ एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। इन दिस रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। जब हम फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो इस प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। द थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड इन द वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, आयरन जॉइंट्स एक्सेट्रा सच एज जॉइंट्स इन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह का जो जॉइंट किया जाता है वो इसी प्रोसेस से, जब फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो आयरन भी मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन इस प्रोसेस में हीट बहुत ही अधिक निकलता है और उसी हीट का यूज करके वेल्डिंग किया जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज थर्माइट वेल्डिंग, इसीलिए इसको थर्माइट वेल्डिंग, क्योंकि इसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी के लिए क्या करते हैं कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सच सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। दीज मेटल्स कांट बी रिड्यूस यूजिंग कार्बन बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव दैन देम। ठीक है, कार्बन से ये रिड्यूस नहीं होता क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, तो इनके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मॉल्टेन स्टेट ऑफ मेटल ओर, मेटल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज इज डिपॉजिटेड ओवर द कैथोड। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम करते क्या हैं, एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर में सबसे पहले जिस मेटल का हमें एक्सट्रैक्शन कराना है उस मेटल का सॉल्ट लेते हैं, मेटल सॉल्ट। उस कंटेनर में एक एक्वस मीडियम बनाते हैं और मेटल सॉल्ट को रख देते हैं, और दो इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड और एनोड। कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड निगेटिव चार्ज। तो जब मॉल्टेन स्टेट में ओर हम वहाँ रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो जो मॉल्टेन स्टेट में मेटल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। बाय मिस्टेक सॉरी, हमने अभी कैथोड को पॉजिटिव बोला था, सॉरी फॉर दैट। कैथोड निगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड पॉजिटिव। तो जो भी मेटल्स होते हैं वो खुद पॉजिटिव होते हैं तो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कैथोड पर जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उन्हें हम बाद में कलेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मॉल्टेन स्टेट और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल गेट्स डिपॉजिट ओवर द कैथोड। ठीक है, तो ये कैथोड पर जा कर के डिपॉजिट हो जाते हैं, Na इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे, Na के फॉर्म में चला जाता है, और जो क्लोरीन होगा वो एनोड पर चला जाता है। मेटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर प्योर इन फॉर्म, और इस प्रोसेस से जो भी मेटल मिलते हैं वो सारे प्योर फॉर्म में होते हैं। रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हम कैसे करते हैं, metals extracted from various methods contain some impurities, thus they are required to be refined। जो अभी तक जितने भी प्रोसेसेस हुए उनमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, लेकिन फाइनली उन्हें प्योर करने के लिए
रिफाइन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ज़्यादातर जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, क्योंकि ये आज के डेट में सबसे बेस्ट मेथड है और अब इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट भी होता है, इसमें खर्चा कम आता है और हमें प्रोडक्ट अधिक मिलता है और प्योरिटी भी इस प्रोसेस में अधिक होती है। तो कंटेनर में कैथोड और एनोड, कैथोड निगेटिव टर्मिनल, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। मेटल सॉल्ट लेते हैं, डिज़ोल्व करके रख देते हैं, और जो आपका एनोड होता है, यहाँ कैथोड को थिन स्ट्रिप लेते हैं, एकदम पतला लेते हैं, और एनोड जो होता है उसी इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो एनोड जो होता है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है। जो मेटल होता है आपका इम्प्योर मेटल का बना एनोड होता है, वो धीरे धीरे अपने सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है और उसमें से आयन के फॉर्म में आने के बाद वो कैथोड पर जा कर के डिपॉजिट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटी मिलती है इसमें, उसे हम कहते हैं एनोड मड। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, a lump of impure metal and a thin strip of pure metal। तो जो लंप ऑफ इम्प्योर मेटल है वो एनोड, और थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो होता है वो कैथोड, आर डिप्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। यहाँ ध्यान रखना है कि जिस मेटल का रिफाइनिंग करना है उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लेना होता है हमें। अगर हम सोडियम का करा रहे हैं तो सोडियम के ही सॉल्ट लेंगे, मैग्नीशियम के सॉल्ट यूज नहीं होंगे। When an electric current is passed through the solution, pure metal is deposited over a thin strip of pure metal। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो इम्प्योर मेटल जा कर के प्योर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, प्योर मेटल। फ्रॉम ए लंप ऑफ इम्प्योर मेटल, इन दिस इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड एंड प्योर मेटल इज यूज्ड एज कैथोड। ओके, तो इस तरह से मेटलर्जी हो जाते हैं, यानी इस तरह से हमें प्योर मेटल मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन पहले भी आप पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कीप ऑन रिएक्टिंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द मेटल। इन द लॉन्ग रन the underlying layer of metal keeps on getting lost due to the conversion into oxide or sulfide or carbonate etc. As a result the metal gets eaten up, the process called corrosion। तो हम जानते हैं कि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण वो एक मेटल के सरफेस पे एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है कोरोजन में, और इसमें होता क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो उस कोरोड हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ काइंड ऑफ कोरोजन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन जो है वो किसी भी मेटल में हो सकता है, बट रस्टिंग जो वर्ड यूज किया जाता है वो ओनली फॉर आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन form of corrosion when iron articles like the gate, grill, fencing etc. come in contact with moisture present in the air, the upper layer of iron turns into iron oxide। iron oxide is brown red in color and is known as rust। ठीक है, तो जो भी आयरन आर्टिकल्स जो भी होते हैं जब वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक आयरन ऑक्साइड का लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यही रस्ट कहलाता है। द फिनोमिनन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इफ रस्टिंग इज नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम द होल आयरन आर्टिकल वुड टर्न इनटू आयरन ऑक्साइड, दिस इज आल्सो नोन एज कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन गिव्स अ ह्यूज लॉस एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर समय पर प्रिवेंशन नहीं लिए गए, रस्टिंग से नहीं बचाया गया, तो पूरा का पूरा जो आर्टिकल होगा आयरन आर्टिकल वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आयरन ऑक्साइड में, और वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, वो कोरोजन हो जाता है उसमें और वो टूट सकता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट कम इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग होने के लिए दोनों चाहिए,
आयरन को दोनों चाहिए, क्या ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी एब्सेंट होगा तो रस्टिंग नहीं होगा। तो अगर हम दोनों में से किसी एक को रोक देते हैं कि वो उस आयरन के कांटेक्ट में न आए तो रस्टिंग नहीं होगा। सो हम लोग कैसे यूज करेंगे कि रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड द आयरन आर्टिकल। दिस कैन बी डन बाय, तो मॉइस्चर उस आयरन आर्टिकल के कांटेक्ट में आए, इसके लिए हमें क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। पेंट लगा देंगे तब भी नहीं होगा। ग्रीसिंग कर देते हैं तो ग्रीस के कांटेक्ट में वाटर नहीं आता है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। एलॉइंग, उसका एलॉय बना दिया जाए, एलॉय जिसमें कि 2 or more मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स मिक्स टुगेदर बाय एनी फिजिकल मेथड। अब एलॉय क्या होता है हम जान लेते हैं। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो ये क्या है, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें 2 or more मेटल्स होते हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल होते हैं, और एलॉय का फॉर्मेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एलॉय, कुछ एग्जांपल हैं आपके। फेरस एलॉय है, नॉन फेरस एलॉय है, एमेलगम्स है। फेरस यानी जिसमें आपका आयरन प्रेजेंट होता है, एन एलॉय इन विच आयरन इज प्रेजेंट कॉल्ड फेरस एलॉय। जैसे एग्जांपल देखिए तो मैग्नीज स्टील है, इसमें आयरन 86%, मैग्नीज 13% और कार्बन 1%। निकिल स्टील है, आयरन 98% और निकिल 2%। तो ये फेरस एलॉय होते हैं। नॉन फेरस एलॉय की बात करें, एन एलॉय डज नॉट कंटेन आयरन, आयरन नहीं होगा। जैसे ब्रास है 80% कापर 20% जिंक, ब्रॉन्ज है 90% कापर 10% टीन। अमेलगम्स ऐसे होते हैं जिनमें मरकरी प्रेजेंट होता है। एन एलॉय इज वेज मरकरी इज प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमेलगम्स हैं, ठीक है, जिंक के एमेलगम्स हैं, ये सब मरकरी प्रेजेंट होता है, इसीलिए एमेलगम कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन। तो देखिए अच्छी बात है कि ये जिस मेटल से बने होते हैं उस मेटल से अधिक स्ट्रॉन्गर होते हैं। इट इज़ हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जिन मेटल से मिलकर के बने हैं उनसे अधिक हार्ड भी हो जाते हैं। मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, कोरोजन इनमें नहीं होती है। सॉरी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, इनकी मेल्टिंग पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से कम होती है। जैसे सोल्डर होता है, सोल्डर टीन और लेड से मिलकर के बना होता है, ये दोनों ही 50-50% होते हैं। सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ 80% लिख दिया, तो ये 50-50% होते हैं। हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन लेड एंड टीन। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लोअर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो लो होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्रास है जैसे कापर 80%, जिंक 20%, ब्रॉन्ज है 90% कॉपर 10% टीन, सोल्डर है 50% लेड 50% टीन, डुरलूमीन है 90% एल्यूमिनियम 4% कॉपर 0.5% मैग्नीशियम 0.5% मैग्नीज। स्टील जो है 99.95% आयरन होता है, 0.05% कार्बन। स्टेनलेस स्टील जो होता है 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टील। मैग्नीशियम है 95% एल्यूमिनियम 5% मैग्नीशियम। जर्मन सिल्वर 60% कॉपर 20% जिंक एंड 20% निकिल। Alloys of gold, pure gold is said to be of 24 carat. Gold is alloyed with a small amount of silver or copper to make it hard. ठीक है, तो गोल्ड जो है वो एलॉय के फॉर्म में ही यूज किया जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होता है, तो उसके ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। इस वजह से गोल्ड का भी एलॉय बनाया जाता है, उसमें
कार्बन, कापर या फिर सिल्वर वगैरह मिक्स करके, तब वो 23 कैरेट और 22 कैरेट में कन्वर्ट होता है और वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, फिर उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं। Okay students, so this chapter is completed and your half yearly portion also completed in chemistry. So everyone prepare for half yearly examination. If any kind of doubt in any chapter you can ask me. Okay, thank you students, have a nice day.